हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 12 का चैप्टर 6 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इस अध्याय में हम विश्व राजनीति में पर्यावरण और संसाधनों के बढ़ते महत्व की चर्चा की गई है। 1960 के दशक से पर्यावरण के मसले ने जोर पकड़ा। इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर इस अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण आंदोलनों की तुलनात्मक चर्चा की गई है। हम साझी संपदा और विश्व की साझी विरासत जैसी अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय को पढ़कर आप संक्षेप में जान सकते हैं कि पर्यावरण से जुड़ी हर हाल की बहसों में भारत ने कौन सा पक्ष लिया है। इसके बाद अध्याय में संसाधनों की होड़ से जुड़ी वैश्विक राजनीति की एक संक्षिप्त चर्चा भी की गई है। अध्याय का समापन यह बताते हुए किया गया है कि समकालीन विश्व राजनीति में हाशिए पर खड़ी मूलवासी जनता यानी कि जिनको हम कहते हैं इंडिजीनस पीपल के इन सवालों से क्या सरोकार है और वो क्या सोचती है। 1992 के पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के प्रमुख मुद्दों में शामिल करा दिया। यहाँ दिए गए चित्रों में वर्षा के वन और गरान यानी कि मैनग्रोव्स दिखाए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों। इस पुस्तक में हमने विश्व राजनीति पर बड़े सीमित अर्थों में चर्चा की है। मसलन हमने युद्ध और संधि की बातें की, राज्य शक्ति के उत्थान और पतन की चर्चा भी, या फिर हमने अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपने देश की नुमाइंदगी करने वाली सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भी बात की। अध्याय 7 में हमने विश्व राजनीति के दायरे को थोड़ा बढ़ाकर उसमें गरीबी और महामारी जैसे विषय भी शामिल किए, क्योंकि कहीं ना कहीं गरीबी और महामारी भी किसी भी समुदाय के लिए संकट ही पैदा करती है। ऐसा करने में कोई मुश्किल भी नहीं, क्योंकि हम सब मानते हैं कि गरीबी महामारी पर अंकुश रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। इस अर्थ में ये मुद्दे विश्व राजनीति के दायरे में ही आते हैं। अब जरा इन मुद्दों पर विचार कीजिए। क्या आप मानते हैं कि इन जैसे मुद्दे समकालीन विश्व राजनीति के दायरे में आते हैं? यहाँ पर आप अराल देखेंगे। अराल के आसपास बसे हजारों लोगों ने अपना घर बार छोड़ा, क्योंकि पानी के विषाक्त होने से मत्स्य उद्योग नष्ट हो गया था। जहाजरानी उद्योग और इससे जुड़े तमाम कामकाज खत्म हो गए। पानी में नमक की सांद्रता के ज़्यादा बढ़ जाने से पैदावार कम भी होगी। अनेक अनुसंधान हुए, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान न हो सका। दरअसल इस जगह मजाक मजाक में लोग एक दूसरे से कहते हैं कि जितने लोग सागर के अध्ययन के लिए आए, वे अगर एक एक बाल्टी पानी भी लाते तो ये सागर भर गया होता। अराल सागर की अवस्थिति देखने समझने के लिए पृष्ठ 24 पर दिए गए मानचित्र को भी हम आगे देखेंगे। क्योंकि अगर आपको पता होगा, छोड़ने के लिए एक तो उनका उद्योग नष्ट हो गया, कृषि के लिए अच्छा पानी था नहीं, जिससे कि पैदावार भी नष्ट हो गई, तो लोगों को फिर वो जगह छोड़नी पड़ी। दुनिया भर में कृषि योग्य भूमि अब कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, जबकि मौजूदा उपजाऊ जमीन के एक बड़े हिस्से की उर्वरता कम हो रही है, जैसे कि अभी हमने अराल का देखा था। या फिर चरागाहों के चारे खत्म होने को है, मत्स्य भंडार घट रहा है, जलाशयों की जलराशि बड़ी तेजी से कम हुई है, उसमें प्रदूषण बढ़ा है, इससे खाद्य उत्पादन में कमी आ रही है। क्या हो रहा है कि आजकल पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ा है, जिससे कि जो सॉइल पोल्यूशन है उससे मिट्टी की उर्वरता भी कम हो रही है, तो पैदावार में भी हमें कमी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ जैसे कई प्रकार की जैसे वन कट रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, जल संसाधन भी सीमित हो रहे हैं। साथ ही साथ जल प्रदूषण के कारण भी जल संसाधन सीमित हो रहे हैं, और साथ ही साथ मछलियां मर रही है, तो कई प्रकार के उद्योग धंधे भी नष्ट हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार विकासशील देशों की 66.3 करोड़ जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होता, और यहाँ की 2 अरब 40 करोड़ आबादी साफ सफाई की सुविधा से भी वंचित है। इस वजह से 30 लाख से ज़्यादा बच्चे हर साल मौत के शिकार होते हैं, क्योंकि गंदा पानी पीने से कई प्रकार की बीमारियां उन्हें हो रही है। प्राकृतिक वन जलवायु को संतुलित रखने में मदद करते हैं, इससे जल चक्र भी संतुलित रहता है, और इन्हीं वनों में धरती की जैव विविधता का भंडार भी बना रहता है। लेकिन ऐसे वनों की कटाई हो रही है और लोग विस्थापित हो रहे हैं, जैव विविधता की हानि जा रही है, और इसका कारण है उन पर्यावासों का विध्वंस जो जैव प्रजातियों के मामले में समृद्ध है। धरती के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है, इससे ओजोन परत में छेद होना भी कहते हैं। इससे पारिस्थितिकी तंत्र और मनुष्य के स्वास्थ्य पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि आपको पता होगा जो ओजोन है वो यूवी को, जो सूरज से आने वाली यूवी है, उसको रोकने में मदद करती है। लेकिन जब इस पर छेद हो गया है, तो फिर ये रे सीधे आएगी धरती पर, और जहाँ पर लोग रह रहे हैं उन्हें कई प्रकार की त्वचा की बीमारी और कैंसर के लिए ये उत्तरदायी होती है। पूरे विश्व में समुद्र तटीय क्षेत्रों का प्रदूषण भी बढ़ रहा है। यद्यपि समुद्र का मध्यवर्ती भाग अब भी अपेक्षाकृत स्वच्छ है, लेकिन इसका तटवर्ती जल जमीनी क्रियाकलापों से प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि लोग कल कारखानों का सारा जो कूड़ा है, या फिर ई वेस्ट है, या फिर जो भी रसायन है, सब समुद्र में डाल देते हैं। पूरी दुनिया में समुद्र तटीय इलाकों में मनुष्यों की सघन बसाहट जारी है, और इस प्रवृत्ति पर अंकुश न लगा तो समुद्री पर्यावरण की गुणवत्ता में भारी गिरावट आएगी।
आपको लग सकता है कि ये तो नैसर्गिक घटनाएं हैं और इनका अध्ययन राजनीति विज्ञान की जगह भूगोल वाली कक्षा में किया जाना चाहिए। लेकिन जरा फिर से सोचिए, पर्यावरण के नुकसान से जुड़े जिन मसलों की चर्चा ऊपर की गई है उन पर अंकुश रखने के लिए अलग अगर विभिन्न देशों की सरकार कदम उठाती है तो इन मसलों की परिणति इस अर्थ में राजनीतिक होगी। इन मसलों में अधिकांश ऐसे हैं कि किसी एक देश की सरकार इनका पूरा समाधान अकेले दम पर नहीं कर सकती। इस वजह से ये मसले विश्व राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं। बहरहाल, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के मसले एक और गहरे अर्थ में राजनीति के। कौन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, इस पर रोक लगाने के उपाय करने की जिम्मेदारी किसकी है, धरती के प्राकृतिक संसाधनों पर किसको कितने इस्तेमाल का हक है। इन सवालों के जवाब बहुधा इस बात से निर्धारित होते कि कौन देश कितना ताकतवर है। इस तरह ये मसले गहरे अर्थों में राजनीतिक है। जैसे आप कई बार न्यूज़पेपर में भी पढ़ते होंगे कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका आरोप होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ पे कि ये प्रदूषण कर रहे हैं, और जो डेवलपिंग कंट्री है इनका आरोप होता है डेवलप्ड कंट्रीज़ पे कि इन्होंने पहले प्रदूषण कर दिया है। हालांकि पर्यावरण से जुड़े सरकारों का लंबा इतिहास है, लेकिन आर्थिक विकास के कारण पर्यावरण पर होने वाले असर की चिंता ने 1960 के दशक के बाद से राजनीतिक चरित्र ग्रहण किया। वैश्विक मामलों से सरोकार रखने वाले एक विद्वत समूह क्लब ऑफ रोम ने 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की। ये पुस्तक दुनिया की बढ़ती जनसंख्या के आलोक में प्राकृतिक संसाधनों के विनाश के अंदेशे को बड़ी खूबी से बताती है। संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनेप सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं पर सम्मेलन कराए और इस विषय पर अध्ययन को बढ़ावा देना भी शुरू किया। इस प्रयास का उद्देश्य पर्यावरण की समस्याओं पर ज़्यादा कारगर और सुलझी पहलकदमियों की शुरुआत करना था। तभी से पर्यावरण वैश्विक राजनीति का एक महत्वपूर्ण मसला बन गया। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसे पृथ्वी सम्मेलन यानी कि अर्थ समिट भी कहा जाता है। इस सम्मेलन में 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन तथा अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया था। वैश्विक राजनीति के दायरे में पर्यावरण को लेकर बढ़ते सरोकारों को इस सम्मेलन में एक ठोस रूप मिला। इस सम्मेलन से 5 साल पहले 1987 में अवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक बर्टलैंड रिपोर्ट छपी थी। रिपोर्ट में चिताया गया था कि आर्थिक विकास के चालू तौर तरीके आगे चलकर टिकाऊ साबित नहीं होंगे। विश्व के दक्षिणी हिस्से में औद्योगिक विकास की मांग ज़्यादा प्रबल है और रिपोर्ट में इसी हवाले से चेतावनी दी गई थी। रियो सम्मेलन में ये बात खुलकर सामने आई कि विश्व के धनी और विकसित देश यानी उत्तरी गोलार्ध तथा गरीबी और विकासशील देश यानी कि दक्षिणी गोलार्ध पर्यावरण के अलग अलग एजेंडे के पैरोकार हैं। उत्तरी देशों की मुख्य चिंता ओजोन परत के छेद और वैश्विक ताप वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को लेकर थी। दक्षिणी देश के आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंधन के आपसी रिश्ते को सुलझाने के लिए ज़्यादा चिंतित थे। रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियमाचार निर्धारित हुए। इसमें एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ तौर तरीके भी सुझाए गए थे, लेकिन इसके बाद भी आपसी अंतर और कठिनाइयां बनी रही। सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी कि आर्थिक वृद्धि का तरीका ऐसा होना चाहिए कि इससे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। इसे कहा गया टिकाऊ विकास का तरीका, जिसे हम सतत विकास भी कहते हैं। लेकिन समस्या ये थी कि टिकाऊ विकास पर अमल कैसे किया जाएगा। कुछ आलोचकों का कहना था कि एजेंडा 21 का झुकाव पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने के बजाय आर्थिक वृद्धि की ओर है। आइए अब पर्यावरण की वैश्विक राजनीति के कुछ विवादित मुद्दों पर एक नज़र डालते हैं। विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा। साझी संपत्ति उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। संयुक्त परिवार का चूल्हा, चारागाह, मैदान, कुआं या नदी साझी संपदा के उदाहरण है। इसी तरह विश्व के कुछ हिस्से और क्षेत्र किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, इसीलिए उनका प्रबंधन साझे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। इसे कहते हैं वैश्विक संपदा या फिर मानवता की साझी विरासत। इसमें पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष भी शामिल है। जरा हम बात करते हैं अंटार्कटिका पर किसका स्वामित्व है। अंटार्कटिका महादेशीय इलाका 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विश्व के निर्जन क्षेत्र का 26% हिस्सा इसी महादेश के अंतर्गत आता है। स्थलीय हिम का 90% हिस्सा और धरती पर मौजूद स्वजल का 70% हिस्सा इस महादेश में मौजूद है। अंटार्कटिका महादेश का 3,60,00,000 वर्ग किलोमीटर तक अतिरिक्त विस्तार समुद्र में है। सीमित स्थलीय जीवन वाले इस महादेश का समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र अत्यंत उर्वर है, जिसमें कुछ पादप जैसे कि सूक्ष्म शैवाल हो गए, कवक हो गए और लाइकेन हो गए, समुद्री स्तनधारी जीव, मत्स्य तथा कठिन वातावरण में जीवन यापन के लिए अनुकूलित विभिन्न पक्षी भी इसमें शामिल हैं। इनमें क्रिल मछली भी शामिल है।
जो समुद्री आहार श्रृंखला की धुरी है और जिस पर दूसरे जानवरों का आहार भी निर्भर है। अंटार्कटिक प्रदेश विश्व की जलवायु को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस महादेश के अंदरूनी हिमानी परत ग्रीन हाउस गैस के जमाव की महत्वपूर्ण सूचना स्रोत है। साथ ही इससे लाखों बरस पहले के वायुमंडलीय तापमान का भी पता किया जा सकता है। विश्व के सबसे सुदूर, ठंडे और झंझावाती महादेश अंटार्कटिका पर किसका स्वामित्व है, इसके बारे में दो दावे किए जाते हैं। कुछ देश जैसे ब्रिटेन, अर्जेंटीना, चिले, नॉर्वे, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने अंटार्कटिक क्षेत्र पर अपने संप्रभु अधिकार का वैधानिक दावा किया। अन्य अधिकांश देशों ने इससे उल्टा रुख अपनाया कि अंटार्कटिक प्रदेश विश्व की साझी संपदा है और ये किसी भी देश के क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं है। इस मतभेद के रहते अंटार्कटिका के पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के नियम बने और अपनाए भी गए। ये नियम कल्पनाशील और दूरगामी प्रभाव वाले हैं। अंटार्कटिका और पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र पर्यावरण सुरक्षा के विशेष क्षेत्रीय नियमों के अंतर्गत आता है। 1959 के बाद इस इलाके में गतिविधियां वैज्ञानिक अनुसंधान, मत्स्य आखेट और पर्यटन तक सीमित रही है, लेकिन इतनी कम गतिविधियों के बावजूद इस क्षेत्र के कुछ हिस्से अवशिष्ट पदार्थ जैसे तेल के रिसाव के दबाव के अपनी गुणवत्ता भी खो रहे हैं। वैश्विक संपदा की सुरक्षा के सवाल पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कायम करना टेढ़ी खीर है। इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौते जैसे कि अंटार्कटिका संधि 1959, मॉन्ट्रियल न्यायाचार प्रोटोकॉल 1987 और अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायाचार 1991 हो चुके हैं। पारिस्थितिकी से जुड़े हर मसले के साथ एक बड़ी समस्या ये जुड़ी है कि अब अपुष्ट वैज्ञानिक साक्ष्यों और समय सीमा को लेकर मतभेद पैदा होते हैं। ऐसे में एक सर्वसामान्य पर्यावरणीय एजेंडा पर सहमति कायम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। 1970 के दशक में अफ्रीका की सबसे बड़ी विपदाओं में एक थी अनावृष्टि। इसके कारण 5 देशों की उपजाऊ जमीन बंजर हो गई और उसमें दरार पड़ गई। दरअसल पर्यावरणीय शरणार्थी जैसा कि अटपटा शब्द इसी घटना के बाद प्रचलित हुआ। खेती किसानी के असंभव हो जाने के कारण अनेक लोगों को घर बार छोड़ना पड़ा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस अर्थ में 1980 के दशक के मध्य में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद की खोज एक आंख खोल देने वाली घटना है। ठीक इसी तरह वैश्विक संपदा के रूप में बाहरी अंतरिक्ष के इतिहास से भी पता चलता है कि इस क्षेत्र के प्रबंधन पर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के बीच मौजूद असमानता का असर पड़ा है। धरती के वायुमंडल और समुद्री सतह के समान यहाँ भी महत्वपूर्ण मसला प्रौद्योगिकी और औद्योगिकी विकास का है। ये एक जरूरी बात है क्योंकि बाहरी अंतरिक्ष में जो दोहन काम हो रहे हैं उनके फायदे ना तो मौजूदा पीढ़ी में सबके लिए बराबर है और ना ही आगे की पीढ़ियों के लिए। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां। ऊपर हमने देखा कि पर्यावरण को लेकर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के रवैये में अंतर है। उत्तर के विकसित देश पर्यावरण के मसले पर उसी रूप में चर्चा करना चाहते हैं जिस दशा में पर्यावरण आज मौजूद है। ये देश चाहते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण में हर देश की जिम्मेदारी बराबर हो। दक्षिण के विकासशील देशों का तर्क है कि विश्व में पारिस्थितिकी को नुकसान अधिकांशतः विकसित देशों के औद्योगिक विकास पहुंचा रहे हैं। यदि विकसित देशों ने पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है तो उन्हें इस नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी भी ज़्यादा उठानी चाहिए। इसके अलावा विकासशील देश अभी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और ज़रूरी है कि उन पर वे प्रतिबंध न लगे जो विकसित देशों पर लगाए जाने। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के निर्माण, प्रयोग और व्याख्या में विकासशील देशों की विशिष्ट जरूरतों का ध्यान रखा जाना चाहिए। सन 1992 में वे पृथ्वी सम्मेलन में इस तर्क को मान लिया गया और इसे साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां का सिद्धांत भी कहा गया था। इस संदर्भ में रियो घोषणा पत्र का कहना है कि धरती के पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता और गुणवत्ता की बहाली, सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए विभिन्न देश विश्व बंधुत्व की भावना से आपस में सहयोग करेंगे। पर्यावरण के विश्वव्यापी अपक्षय में विभिन्न राज्यों का योगदान अलग अलग है। इसे देखते हुए विभिन्न राज्यों की साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां होगी। विकसित देशों के समाजों का वैश्विक पर्यावरण पर ज़्यादा दबाव है और इन देशों के पास विपुल प्रौद्योगिक एवं वित्तीय संसाधन भी है। इसे देखते हुए टिकाऊ विकास के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में विकसित देश अपनी खास जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। जलवायु के परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमाचार यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि UNFCCC 1992 में भी कहा गया है कि इस संधि को स्वीकार करने वाले देश अपनी क्षमता के अनुरूप पर्यावरण के अपक्षय में अपनी हिस्सेदारी के आधार पर साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते हुए पर्यावरण की सुरक्षा के प्रयास करेंगे। इस नियमाचार को स्वीकार करने वाले देश इस बात पर सहमत थे कि ऐतिहासिक रूप से भी और मौजूदा समय में भी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे ज़्यादा हिस्सा विकसित देशों का ही है।
ये बात भी मानी गई कि विकासशील देशों का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अपेक्षाकृत कम है। इस कारण चीन, भारत और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से अलग रखा गया और क्योटो प्रोटोकॉल का एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसके अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसी कुछ गैसों के बारे में माना जाता है कि वैश्विक ताप वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग में इनकी कोई ना कोई भूमिका जरूर है। ग्लोबल वार्मिंग की परिघटना में विश्व का तापमान बढ़ता है और धरती के जीवन के लिए ये बात बड़ी प्रलयंककारी साबित होगी, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे और समुद्री जल का स्तर है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिससे कि मालदीव जैसे देश एक चुटकी भर पानी से भी मतलब डूब जाएंगे अगर इनमें समुद्री जल के स्तर में थोड़ा सा भी बढ़ोतरी हुई तो। ग्लोबल वार्मिंग की परिघटना में विश्व का तापमान बढ़ता है धरती के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा प्रलयंककारी साबित हो सकता है। जापान के क्योटो में 1997 में इस प्रोटोकॉल पर सहमति बनी थी। 1992 में इस समझौते के लिए कुछ सिद्धांत तय किए गए थे और सिद्धांत की इस रूपरेखा यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज पर सहमति जताते हुए हस्ताक्षर हुए थे। क्योटो प्रोटोकॉल पर इन्हीं सिद्धांत के आलोक में सहमति भी बनी थी। अब हम बात करेंगे साझी संपदा पर। साझी संपदा का अर्थ होता है ऐसी संपदा जिस पर किसी समूह के प्रत्येक सदस्य का स्वामित्व हो। इसके पीछे मूल तर्क ये है कि ऐसे संसाधन की प्रकृति, उपयोग के स्तर और रख रखाव के संदर्भ में समूह के हर सदस्य को समान अधिकार प्राप्त होंगे और समान उत्तरदायित्व निभाने होंगे। उदाहरण के लिए सदियों के चलन में आपसी समझदारी से भारत के ग्रामीण समुदाय ने साझी संपदा के संदर्भ में अपने सदस्यों के अधिकार दायित्व तय किए हैं। निजीकरण, गहनतर खेती, आबादी की वृद्धि और पारिस्थितिकी तंत्र की गिरावट समेत कई कारणों से पूरी दुनिया में साझी संपदा का आकार घट रहा है और उसकी गुणवत्ता और गरीबों को उसकी उपलब्धता भी कम हो रही है। राष्ट्र के स्वामित्व वाली वन्य भूमि में पावन माने जाने वाले वन प्रांतर के वास्तविक प्रबंधन की पुरानी व्यवस्था साझी संपदा के रखरखाव और उपभोग का ठीक ठाक उदाहरण है। दक्षिण भारत के वन प्रदेशों में विद्यमान पावन वन प्रांतों का प्रबंधन परंपरानुसार ग्रामीण समुदाय करता आ रहा है। पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष। भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर हस्ताक्षर किया और इसका अनुमोदन किया। भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई है, क्योंकि औद्योगिकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में इसका कुछ खास योगदान नहीं था। औद्योगिकरण के दौर को मौजूदा वैश्विक ताप वृद्धि और जलवायु परिवर्तन का जिम्मेदार भी माना जाता है। बहरहाल, क्योटो प्रोटोकॉल के आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि अन्य विकासशील देशों सहित भारत और चीन भी जल्दी ही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में विकसित देशों की भांति अगली कतार में नजर आएंगे। 2005 के जून में ग्रुप 8 के देशों की बैठक हुई थी और इसमें भारत ने ध्यान दिलाया कि विकासशील देशों में ग्रीन हाउस गैसों के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर विकसित देशों की तुलना में नाम मात्र है। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत के अनुरूप भारत का विचार है कि उत्सर्जन दर में कमी करने की सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी विकसित देशों की है, क्योंकि इन देशों ने एक लंबी अवधि तक बहुत ज़्यादा उत्सर्जन किया है। अब हम बात करते हैं भारत के पावन वन प्रांतर की। बहुत से पुराने समाजों में धार्मिक कारणों से प्रकृति की रक्षा करने का चलन है। भारत में विद्यमान पावन वन प्रांतर इस चलन के सुंदर उदाहरण है। इस प्रथा में वनों के कुछ हिस्सों को काटा नहीं जाता, क्योंकि इन स्थानों पर देवता या फिर किसी पुण्यात्मा का वास माना जाता है। इन्हें पावन वन प्रांतर या फिर देवस्थान भी कहा जाता है। इन पावन वन प्रांतों के देशव्यापी फैलाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश भर की भाषाओं में इसके लिए अलग अलग शब्द हैं। इन देवस्थानों को राजस्थान में कहते हैं कैंकड़ी और ओरान, झारखंड में कहते हैं जहेरा थान और सरना, मेघालय में लिंगदो कहते हैं, केरल में काव, उत्तराखंड में थान या फिर देवभूमि और महाराष्ट्र में देवरहितिस आदि सैकड़ों नामों से इसको जाना जाता है। पर्यावरण संरक्षण में जुड़े साहित्य में देवस्थान के महत्व को अस्वीकार कर दिया गया है और इसे समुदाय आधारित संसाधन प्रबंधन के रूप में देखा जा रहा है। देवस्थान को हम ऐसी व्यवस्था के रूप में देख सकते हैं जिसके अंतर्गत पुराने समाज प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल इस तरह से करते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन भी बना रहे। कुछ अनुसंधानकर्ताओं का विश्वास है कि देवस्थान की मान्यता से जैव विविधता और पारिस्थितिकी संरक्षण में ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक वैविध्य को भी कायम रखने में मदद मिल सकती है। देवस्थान की व्यवस्था वन संरक्षण के विभिन्न तौर तरीकों से संपन्न है और इस व्यवस्था की विशेषताएं साझी संपदा के संरक्षण की व्यवस्था से मिलती जुलती है।
देवस्थान के महत्व का परंपरागत आधार ऐसे क्षेत्र की आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक विशेषताएं हैं और हिंदू संवेद रूप से प्राकृतिक वस्तुओं की पूजा करते ही हैं, जिसमें पेड़ और वन प्रांतर भी शामिल हैं। बहुत से मंदिरों का निर्माण देवस्थान में भी हुआ है और संसाधनों की विरलता नहीं, प्रकृति के प्रति गहरी श्रद्धा ही वो आधार थी जिसने इतने युगों से वनों को बचाए रखने की प्रतिबद्धता कायम रखी। जैसे आपको पता होगा, प्रकृति की पूजा में जैसे नदियों को भी पूजा जाता था, जैसे गंगा यमुना जैसी नदियाँ, और कई पेड़ जैसे कि तुलसी या फिर पीपल हो गए। तो कहीं ना कहीं प्रकृति पूजा से भी जो जैव विविधता है उनको संरक्षित रखने का प्रयास किया गया। संसाधनों की विरलता नहीं, प्रकृति के प्रति गहरी श्रद्धा ही वह आधार थे जिसने इतने युगों से वनों को बचाए रखने की प्रतिबद्धता भी कायम रखी थी। बहरहाल हाल के सालों में मनुष्यों की बसाहट ने विस्तार से धीरे धीरे ऐसे देवस्थानों पर अपना कब्जा कर लिया। नई राष्ट्रीय वन नीतियों के आने के साथ कई जगहों पर इन परंपरागत वनों को पहचान मंद पड़ने लगी है। देवस्थान के प्रबंधन में एक कठिन समस्या तब आती है जब ऐसे स्थान का कानूनी स्वामित्व एक के पास हो और व्यावहारिक नियंत्रण किसी दूसरे के हाथ में हो, यानी कानूनी स्वामित्व राज्य का हो और व्यावहारिक नियंत्रण समुदाय के हाथ में। इन दोनों के नीतिगत मानक अलग अलग है और देवस्थान के उपयोग के उद्देश्यों में भी इनके बीच में कोई मेल नहीं होता। अब हम बात करेंगे पानी में तूफान और जनता परेशान। तो जैसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ पर गंगा यमुना गोमती मल्ला धोए केवट औद्योगिक प्रदूषण और गैराज के पानी से ज़्यादा इनका दोहन हो रहा है। प्रदूषण, अधिमत्स्यन, बांध निर्माण और पानी के निकट रहने वाले समुदाय के सामने कुछ प्रमुख समस्याएं जैसे तटीय पर्यावरण से जुड़े मुद्दे भी हैं, जैसे कि मछली और समुद्री जीवन का अतिशय दोहन। तो इससे क्या होता है कि वहाँ की आर्थिकी भी प्रभावित होती है। मछली और प्राण की बढ़ती मांग के कारण मैंग्रोव को भी नुकसान पहुंचता है और समुद्र तटों पर औद्योगिक प्रदूषण होता है। भारी मात्रा में प्रदूषित जल को बिना शोधन के समुद्र में डाल दिया जाता है और अत्यधिक मशीनीकरण से भी जो जल है उसको नुकसान पहुंचता है। आंध्र प्रदेश में जैसे कि गोदावरी, कृष्णा हो गया और अंगिकुला, क्षत्रिय, वालिजा, वादा, पट्टापू, जल्लारी आदि नदियाँ, जहाँ पर औद्योगिक और घरेलू कचरा से वहाँ पर प्रदूषण फैलाया जाता है। नर्मदा, मंगोल, वर्ली में मछुआरा और औद्योगिक प्रदूषण, बांध के कारण भी उन पर प्रदूषण फैलता है। अगर असम की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र है, वहाँ पर कोई बोर्तो, मैमल, नामशून में कीटनाशक भरा और अत्यधिक मत्स्यन के कारण जल प्रदूषण होता है। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ है, चंबल, बेतवा, नर्मदा में औद्योगिक प्रदूषण के कारण और अधिक मत्स्यन के कारण प्रदूषण होता है। बिहार, झारखंड में गंगा, कोसी, स्वर्ण रेखा जैसी नदियों में औद्योगिक प्रदूषण, बांध और नगर निकास की वजह से प्रदूषण फैलता है। पश्चिमी बंगाल की बात की जाए तो हुगली, दामोदर में कई प्रकार के औद्योगिक प्रदूषण और घरेलू निकास के कारण वहाँ पर जो नदियाँ हैं वो संकट में। उड़ीसा की बात की जाए तो मेहंदी एक नदी है वहाँ पर, जिससे कि औद्योगिक विकास और बांध और अधिमत्स्यन के कारण प्रदूषण फैला है। तमिलनाडु की बात की जाए तो भवानी, कावेरी, नोयल जैसी नदियों में औद्योगिक प्रदूषण के कारण नदियाँ खतरे में। और केरल में धीरवा, भरातर, मोगावीरा, वालन, यहाँ पर घरेलू जल निकास, भूजल का अति दोहन के कारण नदियाँ खतरे में। संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु परिवर्तन से संबंधित बुनियादी नियमाचार यानी कि UNFCCC के अनुरूप भारत पर्यावरण से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मसलों में ज़्यादातर ऐतिहासिक उत्तरदायित्व का तर्क रखता है। इस तर्क के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों के रिसाव की ऐतिहासिक और मौजूदा जवाबदेही ज़्यादातर विकसित देशों की है। इसमें जोर देकर कहा गया है कि विकासशील देशों की पहली और अपरिहार्य प्राथमिकता आर्थिक तथा सामाजिक विकास की है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के इस नियमाचार UNFCCC के अंतर्गत चर्चा चली कि तेजी से औद्योगिक होते देश जैसे कि ब्राज़ील, चीन और भारत नियमाचार की बाध्यताओं का पालन करते हुए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करें। भारत इस बात के खिलाफ है। उसका मानना है कि ये बात इस नियमाचार की मूल भावना के विरुद्ध है। भारत पर इस तरह की बाध्यता आयत करना अनुचित भी है। भारत ने 2030 तक कार्बन का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बढ़ने के बावजूद विश्व के सन 2000 के औसत 3.8 टन प्रति व्यक्ति के आधे से भी कम किया होगा। 2000 तक भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 0.9 टन था और अनुमान है कि 2030 तक ये मात्रा बढ़कर 1.6 टन प्रति व्यक्ति हो जाएगी। भारत की सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए पर्यावरण से संबंधित वैश्विक प्रयासों में शिरकत कर रही है। मिसाल के लिए भारत ने अपनी नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों के लिए स्वच्छतर ईंधन अनिवार्य कर दिया है और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी पॉलिसी से भी
अपने ईंधन को सुधारने की कोशिश की है। 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। इसमें ऊर्जा के ज़्यादा कारगर इस्तेमाल की पहलकदमी की गई। ठीक इसी तरह 2003 के बिजली अधिनियम में नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को भी बढ़ावा दिया गया। हाल में प्राकृतिक गैस के आयात और स्वच्छ कोयले के उपयोग पर आधारित प्रौद्योगिकी को अपनाने की तरफ रुझान बढ़ा है। इससे पता चलता है कि भारत पर्यावरण सुरक्षा के लिहाज से ठोस कदम उठा रहा है। भारत बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन चलाने के लिए भी तत्पर है। इसके अंतर्गत 2011 से 12 तक बायोडीजल तैयार होने लगेगा और इसमें 1 करोड़ 10 लाख हेक्टेयर भूमि का इस्तेमाल होगा। भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को पेरिस जलवायु समझौते को अनुमोदित किया था और पुनर्नवीकृत होने वाले ऊर्जा के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक भारत में चल रहा है। भारत ने पृथ्वी सम्मेलन रियो के समझौते के क्रियान्वयन का एक पुनरावलोकन 1997 में किया। इसका मुख्य निष्कर्ष ये निकला कि विकासशील देशों को रियायती शर्तों पर नए और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन तथा पर्यावरण के संदर्भ में बेहतर साबित होने वाली प्रौद्योगिकी मुहैया कराने की दिशा में कोई सार्थक प्रगति नहीं हुई। भारत इस बात को जरूरी मानता है कि विकसित देश विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकी मुहैया कराने के लिए तुरंत उपाय करे ताकि विकासशील देश फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की मौजूदा प्रतिबद्धताओं को पूरा कर सके। भारत का ये भी मानना है कि दक्षेस यानी कि सार्क में शामिल देश पर्यावरण के प्रमुख वैश्विक मसलों पर एक समान डाई बनाए ताकि इस क्षेत्र की आवाज वजनी हो सके। पर्यावरण आंदोलन एक या अनेक। पर्यावरण हानि की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकारों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पेशकदमी की है उस बारे में हम जान चुके हैं, लेकिन इन चुनौतियों के मद्देनजर कुछ महत्वपूर्ण पेशकदमियां सरकारों की तरफ से नहीं बल्कि विश्व के विभिन्न भागों में सक्रिय पर्यावरण के प्रति सचेत कार्यकर्ताओं के द्वारा सक्रिय है। इन कार्यकर्ताओं में कुछ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बाकी स्थानीय स्तर पर सक्रिय हैं। आज पूरे विश्व में पर्यावरण आंदोलन सबसे ज़्यादा जीवंत, विविधतापूर्ण तथा ताकतवर सामाजिक आंदोलनों में शुमार किए जाते हैं। सामाजिक चेतना के दायरे में ही राजनीतिक कार्रवाई के नए रूप जन्म लेते हैं या फिर उन्हें खोजा जाता है। इन आंदोलनों से नए विचार निकलते हैं। इन आंदोलनों ने हमें दृष्टि दी है कि वैयक्तिक और सामूहिक जीवन के लिए आगे के दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ कुछ उदाहरणों के माध्यम से चर्चा की जा रही है जिससे पता चलता है कि मौजूदा पर्यावरण आंदोलनों की विशेषता उनकी विविधता है। दक्षिणी देशों मसलन मैक्सिको, चिली, ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया, महादेशीय अफ्रीका और भारत के वन आंदोलनों पर बहुत दबाव है। 3 दशकों से पर्यावरण को लेकर सक्रियता का दौर जारी है। इसके बावजूद तीसरी दुनिया के विभिन्न देशों में वनों की कटाई खतरनाक गति से जारी है। पिछले दशक में विश्व के विशालतम वनों का विनाश भी बढ़ा है। खनिज उद्योग पृथ्वी पर मौजूद सबसे ताकतवर उद्योगों में एक है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के कारण दक्षिणी गोलार्ध के अनेक देशों की अर्थव्यवस्था बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खुल चुकी है। खनिज उद्योग धरती के भीतर मौजूद संसाधनों को बाहर निकालता है और रसायनों के भरपूर उपयोग पर भी करता है। भूमि और जलमार्गों को प्रदूषित करता है और स्थानीय वनस्पतियों का विनाश करता है। इसके कारण जन समुदायों को विस्थापित होना पड़ता है। कई बातों के साथ इन कारणों से विश्व विभिन्न भागों में खनिज उद्योग की आलोचना और विरोध भी हुआ है। अब हम बात करेंगे जरा क्या वन निर्जन होता है। दक्षिणी देशों के वन आंदोलन उत्तरी देशों के वन आंदोलनों से एक खास अर्थ में भिन्न है। दक्षिण देशों के वन निर्जन नहीं है जबकि उत्तरी गोलार्ध के देशों में दक्षिणी देश के वन निर्जन नहीं है जबकि उत्तरी गोलार्ध के देशों के वन जनविहीन है, या कहें कि इन देशों में वन को निर्जन प्रांत के रूप में देखा जाता है। इसी वजह से उत्तरी देशों में वन भूमि को निर्जन भूमि का दर्जा दिया गया है, यानी ऐसी जगह जहाँ लोग नहीं रहते बसते। या ये दृष्टिकोण मनुष्य को प्रकृति का हिस्सा नहीं मानता। दूसरे शब्दों में कहें तो ये दृष्टि मनुष्य को प्रकृति का हिस्सा नहीं मानता। दूसरे शब्दों में कहें तो दृष्टिकोण बाग बगीचे या अभयारण्य में तब्दील कर मनुष्यों से बचाया जाना चाहिए। दूसरी तरफ दक्षिणी देशों में पर्यावरण के अधिकांश मसले इस मान्यता पर आधारित हैं कि लोग वनों में भी रहते हैं। वनों को विजनपन का प्रतीक मानने का दृष्टिकोण ऑस्ट्रेलिया, स्कैंडिनेविया और उत्तरी अमेरिका और न्यूजीलैंड में हावी है। अधिकांश यूरोपीय देशों के विपरीत इलाकों में अविकसित निर्जन वन क्षेत्र अपेक्षाकृत ज़्यादा है। इसका ये मतलब नहीं कि दक्षिण गोलार्ध के देशों में विजनपन का अभियान एकदम नदारद है। फिलीपींस में हरित संगठनों यानी कि ग्रीन ऑर्गेनाइजेशंस ने गरुड़ तथा अन्य शिकारी पक्षियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए मुहिम चलाई। भारत में बंगाल टाइगर को बचाने के लिए मुहिम चल रही है क्योंकि इसकी संख्या लुप्त होने की हद तक कम हो चली थी। अफ्रीका में हाथी दांत के व्यापार और हाथियों को निर्दयतापूर्वक मारने के विरुद्ध लंबा अभियान चलाया गया।
विजनपन के कुछ प्रसिद्ध संघर्ष ब्राजील और इंडोनेशिया के जंगलों में छिड़े हैं। इन सभी अभियानों का ध्यान किसी खास प्रजाति को बचाने पर रहा, साथ ही इनका जोर निर्जन वन पर्यावासों को संरक्षण देने पर है। ऐसे पर्यावासों से जंतु प्रजातियों को कायम रखने में मदद मिलती है। विजनपन से जुड़े अनेक मसलों को हाल के दिनों में जैव विविधता के मसलों का रूप दिया गया, क्योंकि दक्षिण गोलार्ध के देशों में विजनपन की अवधारणा को स्वीकृति मिलना कठिन है। इनमें अनेक अभियानों की शुरुआत और वित्तीय मदद वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी कि WWF जैसे संगठनों ने भी की थी। ऐसे प्रयासों में स्थानीय लोगों की मदद भी ली गई। बांग्लादेश के उत्तर पूर्वी जिले दिनाजपुर के शहर फुलवाड़ी में एक पूरा का पूरा समुदाय कोयला खनन परियोजना के विरोध में उठ खड़ा हुआ था। इस क्षेत्र में अनेक महिलाएं प्रस्तावित कोयला परियोजना के विरोध में नारे लगा रही हैं। इस क्षेत्र में एक स्त्री अपने बच्चे को सीने पर लगाए हुए खड़ी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण फिलीपींस है, जहाँ कई समूह और संगठन ने एक साथ मिलकर एक ऑस्ट्रेलियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन के खिलाफ अभियान चलाया था। इस कंपनी का विरोध खुद इसके स्वदेश यानी ऑस्ट्रेलिया में हुआ। इस विरोध के पीछे परमाणुिक शक्ति के मुखालफत की भावनाएं काम कर रही है। ऑस्ट्रेलिया में इस कंपनी का विरोध ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों के बुनियादी अधिकारों की पैरोकारी के कारण भी किया जा रहा है। कुछ आंदोलन बड़े बांधों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। अब बांध विरोधी आंदोलन को नदियों को बचाने के आंदोलन के रूप में देखने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है, क्योंकि ऐसे आंदोलन में नदियों और नदी घाटियों के ज़्यादा टिकाऊ तथा न्यायसंगत प्रबंधन की बात उठाई जाती है। 1980 के दशक के शुरुआती और मध्यवर्ती वर्षों में विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन दक्षिणी गोलार्ध में चला था। ऑस्ट्रेलिया में चला ये आंदोलन फ्रैंकलिन नदी तथा इसके परिवर्ती वन को बचाने का आंदोलन था, और ये वन और विजनपन की पैरोकारी करने वाला आंदोलन था ही बांध विरोधी आंदोलन भी था। फिलहाल दक्षिणी गोलार्ध के देशों में तुर्की से लेकर थाईलैंड और दक्षिणी अफ्रीका तक तथा इंडोनेशिया से लेकर चीन तथा बड़े बांधों को बनाने की होड़ लगी है। भारत में बांध विरोधी और नदी हितैषी कुछ अग्रणी आंदोलन भी चल रहे हैं। इन आंदोलन में नर्मदा आंदोलन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, आपने भी इसके बारे में सुना होगा। ये बात ध्यान देने की है कि भारत में बांध विरोधी तथा पर्यावरण बचाव के अन्य आंदोलन एक अर्थ में समान धर्मी है, क्योंकि ये अहिंसा पर आधारित है। संसाधनों की भू राजनीति, किसे क्या कब कहाँ और कैसे हासिल होता है, संसाधनों की भू राजनीति इन्हीं सवालों से जूझती है। यूरोपीय ताकतों के विश्वव्यापी प्रसार का एक मुख्य साधन और मकसद संसाधन रहे। संसाधनों को लेकर राज्यों के बीच में तनातनी भी थी। संसाधनों से जुड़ी भू राजनीति को पश्चिमी दुनिया ने ज़्यादातर व्यापारिक संबंध, युद्ध तथा ताकत के संदर्भ में सोचा। इस सोच के मूल में था कि विदेश में संसाधनों की मौजूदगी तथा समुद्री नौवहन में दक्षता। समुद्री नौवहन स्वयं इमारती लकड़ियों पर आधारित था, इसीलिए जहाज के शह तीरों के लिए इमारती लकड़ियों की आपूर्ति 17वीं सदी से बाद में प्रमुख यूरोपीय शक्तियों की प्राथमिकताओं में रही। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सामरिक संसाधनों, खासकर तेल की निर्बाध आपूर्ति का महत्व बहुत अच्छी तरह से उजागर भी हो गया था। पूरे शीत युद्ध के दौरान उत्तरी गोलार्ध के विकसित देशों ने इन संसाधनों की सतत आपूर्ति के लिए कई तरह के कदम भी उठाए। इसके अंतर्गत संसाधन दोहन के इलाकों तथा समुद्री परिवहन मार्गों के इर्द गिर्द सेना की तैनाती, महत्वपूर्ण संसाधनों का भंडारण, संसाधनों के उत्पाद देशों में मनपसंद सरकारों की बहाली तथा बहुराष्ट्रीय निगमों और अपने हितसाधक अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के समर्थन देना शामिल है। पश्चिमी देशों के राजनीतिक चिंतन का केंद्रीय सरोकार ये था कि संसाधनों तक पहुंच अबाध रूप से बनी रहे, क्योंकि सोवियत संघ से खतरे में डाल सकता था। एक बड़ी चिंता ये भी थी कि खाड़ी के देशों में मौजूद तेल तथा दक्षिणी और पश्चिमी एशिया के देशों में मौजूद खनिज पर विकसित देशों पर नियंत्रण बरकरार भी रहे। शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ के विघटन के बाद सरकारों की मौजूदा चिंता सुरक्षित आपूर्ति को बनाए रखने की है। अनेक खनिज, खासकर रेडियोधर्मी खनिजों से जुड़े व्यावसायिक फैसलों को लेकर भी सरकारों को चिंता सताती है। बहरहाल वैश्विक रणनीति में तेल लगातार सबसे महत्वपूर्ण संसाधन बना हुआ है। 20वीं सदी के अधिकांश समय में विश्व की अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर रही। ये एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाई जा सकने वाले ईंधन के रूप में अपरिहार्य बना रहा। तेल के साथ विपुल संपदा जुड़ी है और इसी कारण इस पर कब्जा जमाने के लिए राजनीतिक संघर्ष भी छिड़ता रहता है। पेट्रोलियम का इतिहास, युद्ध और संघर्षों का भी इतिहास है। ये बात पश्चिम एशिया और मध्य एशिया में सबसे स्पष्ट रूप से नजर आती है। पश्चिम एशिया, खासकर खाड़ी क्षेत्र, विश्व के कुल तेल उत्पादन का 30% मुहैया कराता है। इस क्षेत्र में विश्व के ज्ञात तेल भंडार का 64% हिस्सा मौजूद है, और इस कारण यही इकलौता क्षेत्र है जो तेल की मांग में खास बढ़ोतरी होने पर उसकी पूर्ति भी कर सकता है। सऊदी अरब के पास विश्व के कुल तेल भंडार का 1/4 हिस्सा मौजूद है।
सऊदी अरब विश्व में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश भी है। इराक का ज्ञात तेल भंडार सऊदी अरब के बाद दूसरे नंबर पर है। इराक के एक बड़े हिस्से में तेल भंडारों की मौजूदगी से लेकर खोजबीन अभी नहीं हुई है। संभावना है कि इराक का तेल भंडार 112 अरब बैरल से कहीं ज़्यादा हो। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, जापान तथा चीन और भारत में इस तेल की खपत होती है, लेकिन ये देश इस इलाके से बहुत ज़्यादा दूरी पर है। विश्व राजनीति के लिए पानी एक और महत्वपूर्ण संसाधन है। विश्व के कुछ भागों में साफ पानी की कमी हो रही है, साथ ही विश्व के हर हिस्से में स्वच्छ जल समान मात्रा में मौजूद भी नहीं है। इस कारण संभावना है कि जल संसाधन को लेकर पैदा मतभेद 21वीं सदी में फसाद की जड़ साबित हो। इस जीवनदायी संसाधन को लेकर हिंसक संघर्ष होने की भी संभावना बनी रहती है और इसी और इंगित करने के लिए विश्व राजनीति के कुछ विद्वानों ने जलयुद्ध शब्द भी गढ़ा है। मिसाल के लिए हम एक प्रचलित मतभेद की चर्चा करें। जलधारा के उद्गम से दूर बसा हुआ देश उद्गम के नज़दीक बसे हुए देश के द्वारा इस पर बांध बनाने, इसके माध्यम से अत्यधिक सिंचाई करने या फिर इसे प्रदूषित करने पर आपत्ति जताता है, क्योंकि ऐसे कामों से दूर बसे हुए देश को मिलने वाले पानी की मात्रा कम होगी या फिर उसकी गुणवत्ता घटेगी। देशों के बीच में स्वच्छ जल संसाधनों को हथियाने या फिर उनकी सुरक्षा करने के लिए हिंसक झड़पें भी हुई हैं। इसका उदाहरण है 1950 से 1960 के दशक में इजराइल, सीरिया तथा जॉर्डन के बीच हुआ संघर्ष। इनमें से प्रत्येक देश ने जॉर्डन और यारमुक नदी से पानी का बहाव मोड़ने की कोशिश की थी। फिलहाल तुर्की, सीरिया और इराक के बीच में फरात नदी पर बांध के निर्माण को लेकर एक दूसरे से ठनी हुई रहती है। बहुत से देशों के बीच में नदियों का साझा है और उनके बीच में सैन्य संघर्ष भी होते रहते हैं पानी के लिए। अब हम बात करेंगे मूलवासी यानी कि इंडिजिनस पीपल और उनके अधिकारों की। मूलवासियों का सवाल पर्यावरण, संसाधन और राजनीति को एक साथ जोड़ देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में इन्हीं की एक शुरुआती परिभाषा भी दी। इन्हें ऐसे लोगों का वंशज बताया गया जो किसी मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे थे, फिर किसी दूसरी संस्कृति या फिर जातीय मूल के लोग विश्व के दूसरे हिस्से से उस देश में आए और इन लोगों को अधीन बना लिया। किसी देश के मूलवासी आज भी उस देश की संस्थाओं के अनुरूप आचरण करने से ज़्यादा अपनी परंपरा, सांस्कृतिक रिवाज तथा अपने खास सामाजिक आर्थिक ढर्रे पर जीवन यापन करना पसंद करते हैं। जैसे आपने कई प्रकार की जनजातियां भी देखी होंगी जो कि अपने तरीके से सांस्कृतिक रिवाज को या फिर परंपराओं के अनुसार जीवन यापन करना पसंद करती हैं। या फिर जैसे अगर आप वैदिक काल में जाएं तो फिर जैसे आर्य थे जो कि मध्य एशिया से आए थे भारत, तो उन्होंने अनार्यों पर कब्जा किया गया था। अनार्य कौन थे? जो यहाँ के मूलवासी थे। भारत सहित विश्व के विभिन्न हिस्सों में मौजूद लगभग 30 करोड़ मूलवासियों के सर्वसामान्य हित विश्व राजनीति के संदर्भ में क्या है? फिलीपींस के कैरिडिलेरा क्षेत्र में 20 लाख मूलवासी लोग रहते हैं। चिले में मापुचे नामक मूलवासियों की संख्या 10 लाख है। बांग्लादेश के चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में 6 लाख आदिवासी बसे हैं। उत्तर अमेरिकी मूलवासियों की संख्या 35 लाख है। पनामा नहर के पूर्व में कुना नामक मूलवासी 50,000 की तादाद में है और उत्तरी सोवियत में ऐसे लोगों की आबादी 10 लाख है। दूसरे सामाजिक आंदोलनों की तरह मूलवासी भी अपने संघर्ष, एजेंडा और अधिकारों की आवाज़ उठाते रहते हैं। विश्व राजनीति में मूलवासियों की आवाज़ विश्व बिरादरी में बराबरी का दर्जा पाने के लिए उठी है। मूलवासियों के निवास वाले स्थान मध्य और दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा भारत में है, जहाँ इन्हें आदिवासी या फिर जनजाति भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत ओशियाना क्षेत्र के बहुत से द्वीपीय देशों में हजारों सालों से पोलिनेशिया, मेलिनेशिया और माइक्रोनेशिया वंश के मूलवासी भी रहते हैं। सरकारों से इनकी मांग है कि इन्हें मूलवासी कौम के रूप में अपनी स्वतंत्र पहचान रखने वाला समुदाय माना जाए। अपने मूल वासस्थान पर हक की दावेदारी में विश्व भर के मूल निवासी पर यह जुमला इस्तेमाल करते कि हम यहाँ अनंत काल से रहते चले आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से चाहे मूलवासी अलग अलग जगहों पर कायम है, लेकिन जमीन और उस पर आधारित विभिन्न जीवन प्रणालियों के बारे में उनकी विश्व दृष्टि आश्चर्यजनक रूप से एक जैसी है। भूमि की हानि का अर्थ है आर्थिक संसाधनों के एक आधार की हानि, और ये मूलवासियों के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा है। उस राजनीतिक आज़ादी का क्या मतलब जो जीने के लिए साधन ही न मुहैया करवाए। भारत में मूलवासी के लिए अनुसूचित जनजाति या फिर आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये कुल जनसंख्या का 8% है। अपवाद स्वरूप अगर देखें तो फिर कुछ एक घुमंतु जनजातियों को छोड़ दें तो भारत के अधिकांश आदिवासी जनता अपने जीवन यापन के लिए खेती पर ही निर्भर रहती है।
सदियों से ये लोग बेधड़क जितनी बन पड़े उतनी जमीन पर खेती करते आ रहे थे, लेकिन ब्रितानी औपनिवेशिक शासन कायम होने के बाद से जनजातीय समुदायों का सामना बाहरी लोगों से हुआ। इसके कारण आपने कई प्रकार के विद्रोह भी देखे होंगे, जैसे मुंडा विद्रोह हुए थे, संथाल विद्रोह हुए थे, कई प्रकार के विद्रोह भी हुए थे, क्योंकि जो ब्रिटिश थे उन्होंने इनके पारंपरिक जीवन शैली में हस्तक्षेप करना शुरू किया था। हालांकि राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिहाज से इनको संवैधानिक सुरक्षा हासिल है, लेकिन देश के विकास का इन्हें ज़्यादा लाभ नहीं मिला। आज़ादी के बाद से विकास की बहुत सी परियोजनाएं चली और बड़ी संख्या में लोग विस्थापित भी हुए। ऐसी परियोजनाओं से विस्थापित होने वालों में समुदाय सबसे बड़ा है। दरअसल इन लोगों ने विकास की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, क्योंकि कई प्रकार के अगर एक्ट भी बनते हैं या फिर विकास भी होता है, विकासात्मक परियोजनाएं भी होती है, तो कहीं ना कहीं उनमें जंगलों को ही काटा जाता है या फिर वनों का ही दोहन किया जाता है, जो कि इनका मूल रूप से घर है। तो इनको ही वहाँ से विस्थापित होना पड़ता है, या फिर यही अपने संसाधनों पर ठीक तरीके से उनका प्रयोग नहीं कर सकते, जिनका ये अपने परंपरा के हिसाब से काफ़ी समय से करते आ रहे थे। एक एक्ट था जो कि 22 में संशोधित किया गया था, खासकर जो 1986 का जो एक्ट था, तो उसमें क्या मतलब बाद में प्रोविज़न जुड़ा कि किसी भी प्रकार के वन संसाधन की हानि करेंगे तो फिर उसको जेल होगी। तो वैसे एक जनजाति जो कि आंध्र प्रदेश की थी, तो उसमें से एक व्यक्ति कोई मछली पकड़ रहा था, तो फिर उसको मछली पकड़ने के अपराध में सीधे जेल करवा दी गई। लेकिन उसके लिए तो वो उसका डेली का काम था मछली पकड़ना, क्योंकि उससे उसकी आजीविका मिलती थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक्ट के हिसाब से उसने अपराध कर लिया। मूलवासी समुदाय के अधिकारों से जुड़े मुद्दे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लंबे समय तक उपेक्षित रहे। हाल के दिनों में इस सवाल पर ध्यान भी दिया जाने लगा। 1970 के दशक में विश्व के विभिन्न भागों के मूलवासियों के नेताओं के बीच संपर्क बढ़ा। इससे इनके साझे अनुभव और सरोकारों को एक शक्ल भी मिली। 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे पहले इस परिषद को परामर्शदायी परिषद का दर्जा दिया गया था। इसके अतिरिक्त आदिवासियों के सरोकार से संबद्ध 10 अन्य स्वयंसेवी संगठनों को भी ये दर्जा दिया गया। अगले अध्याय में वैश्वीकरण के विरोध में चले आ रहे आंदोलन की चर्चा की गई है। उनमें अनेक आंदोलनों ने मूलवासियों के अधिकारों पर भी जोर दिया। तो मुझे लगता है आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए कुछ होमवर्क। पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकारों का क्या कारण है? ऑप्शन ए, विकसित देश प्रकृति की रक्षा को लेकर चिंतित है। ऑप्शन बी, पर्यावरण की सुरक्षा मूलवासी लोगों और प्राकृतिक पर्यावासों के लिए जरूरी है। ऑप्शन सी, मानवीय गतिविधियों और को से पर्यावरण के व्यापक नुकसान हुआ है और ये नुकसान खतरे की हद तक पहुंच गया है। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आप इसका आंसर दे सकते हैं। साथ ही साथ आप कुछ आंसर भी लिख सकते हैं, लाइक रियो सम्मेलन के क्या परिणाम हुए, विश्व की साझी विरासत का क्या अर्थ है, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों से क्या अभिप्राय है, और वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 1990 के दशक से विभिन्न देशों के प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस अपडेट आपको वहाँ पर मिल जाएगी, PDF भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी। थैंक्स टू वॉचिंग।